हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास जो रहेगी फिजिक्स की वो क्लास 12th की रहेगी। तो आज हम 12th वालों को बताएंगे निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही पढ़ाएंगे आज। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज हम बताएंगे निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पहले इसका हम फिगर आपको बता देते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए बी एक द्विध्रुव है। ठीक है, पहले हम ए बी खींचेंगे। माना ए बी एक द्विध्रुव है। ठीक है, इसको ए, इस बिंदु को और इस बिंदु को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ठीक है, माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित। ठीक है, अब इसी पर हमको क्या निकालना है, जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है, स्थित बिंदु यानी पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम एक बिंदु पी लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये पी है, इसको हम पी मानते हैं। ठीक, और ए और पी को फिर मिला देते हैं। ठीक है, ए और पी को मिलाने पर और पी और बी को मिला देते हैं, ठीक से मिला देते हैं। ठीक, ये मिल गया है। तो आपको फिर से बता देते हैं, द्विध्रुव की, ठीक है, अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, माना ए बी एक द्विध्रुव है। ठीक है, ए और बी क्या द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पी पर। ठीक है, किसी बिंदु पी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ये निकालनी है, ई। ये क्या है, ये हो जाएगा ई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही निकालनी है, ई, और ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। यहाँ पे पहले E2 ले रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा फिर से जो ये होगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, E2 cos थीटा, या फिर यहाँ पे इसको E1 मान लो, या फिर इसको E2 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये E1 रहेगा, सॉरी। ठीक है, E1 cos थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। तो इसको मानेंगे E1 cos थीटा, इसको मानेंगे E2 cos थीटा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से, ठीक है, यहाँ पे केंद्र O है, इसी केंद्र O से दूरी कितना ले रहे हैं हम, स्मॉल r ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना ले रहे हैं, स्मॉल r ले रहे हैं, तथा बिंदु A पर स्थित आवेश -q। ठीक है, यहाँ पे -q आवेश है, और ये बिंदु B पर स्थित आवेश क्या हो जाएगा, +q आवेश। ठीक है, आवेश है, तथा बिंदु B पर क्या हो जाएगा, +q आवेश है। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2l हो जाएगी। ठीक है,
2l ले रहे हैं हम। जब पूरी दूरी 2l है तो यहाँ से ए से लेके ओ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। आधी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और ओ से लेके बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। जब दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगी, पूरी दूरी 2l हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम डेरिवेशन इसका निकाल के बताते हैं आपको। ठीक है, आपको फिगर समझ में आ गए होंगे तो आपको फिर से हम समझा देते हैं फिगर। देखिए, द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षी रेखा कहते हैं। तो यही द्विध्रुव की अक्ष रेखा ये है, इसी की लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, निरक्षी रेखा कहते हैं। अब क्या, पहले हमने क्या किया, माना ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षी रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर, ठीक है, स्थित किसी बिंदु P पर, ये P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी कितना ली है, R ली है स्मॉल, तथा बिंदु A पर स्थित आवेश क्या लिया है, -q आवेश, और बिंदु B पर स्थित आवेश क्या लिया है, +q आवेश लिया है। ठीक है, इन आवेशों के बीच की दूरी क्या ली है हमने, 2l ली है। ठीक है, अब आगे आपको पहले आगे और बता देते हैं। हमने आपको फिगर समझा दिया तो आगे और बताते हैं। तो देखिए, आगे सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसमें देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है जो ये देखिए APO। तो इसमें देखिए, इसमें कर्ण क्या है, त्रिभुज APO में देखिए कर्ण ये है और लंब ये है और आधार क्या है, ये है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, PA का वर्ग। ठीक है, PA का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू लंब का वर्ग क्या है, OP का वर्ग है। ठीक है, प्लस आधार का वर्ग क्या है, AO का वर्ग है। ठीक है, ठीक है, PA क्या है, यहाँ पे देखिए ये P है ना, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं P को। तो ये हो जाएगा PA का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का वर्ग प्लस क्या है, AO का वर्ग, ये आधार का वर्ग है, AO का वर्ग। तो चलिए देखिए आगे और सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, PA का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, OP कितना है, OP का वर्ग कितना है, R है। तो OP का देखिए लंब क्या है, R का वर्ग हो जाएगा प्लस AO मतलब आधार क्या है, L का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो PA का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस L²। ठीक है, ये वर्ग उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल होता है। ठीक, तो ये निकल गया PA का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PA की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे, √R² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, PA की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको सॉल्व करके डेरिवेशन बताते हैं। ये तो निकल गया, PA का वर्ग निकल गया, यानी कि PA की वैल्यू निकल गई। तो अब देखिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है, ठीक है, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर स्क्वायर, तो क्या है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल वर्ग है। ठीक है, अब इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान क्या हो जाएगा √r² प्लस L² का होल वर्ग, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालेंगे। देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। तो देखिए इक्वल टू हो जाएगा E1 की वैल्यू क्या थी, हमने बताया था प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, तो 1/, ठीक है, E1 की वैल्यू तो 1/4πε0 क्यू अपान क्या था √r² प्लस L² का होल वर्ग। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, तो ऐसे रहने दीजिए कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस ऐसे रहने दीजिए यहाँ पे। और देखिए E2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस क्यू आवेश के कारण ठीक है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो ये क्या था 1/4πε0 क्यू अपान r² प्लस L² था, अंडर रूट में था का होल वर्ग, और इंटू कॉस थीटा है तो ऐसे रहने दीजिए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से 1/4πε0 क्यू अपान r² प्लस L² अंडर रूट में का होल वर्ग, हम इतना कॉमन लेंगे, इसमें दोनों से मिल रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान √r² प्लस L² हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इतना हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा देखिए कॉस थीटा प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, जब इन दोनों में से ये हम कॉमन ले लिए तो अंदर यही बचेगा ना, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अभी देखिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान √r² प्लस L², ठीक है, का होल वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये लिख दिया हमने इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान √r² प्लस L² का होल वर्ग इंटू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है आधार बटे क्या होता है कड़ होता है। ठीक है, आधार बटे कड़ होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आधार कितना था आप फिगर में देख लीजिए, तो आप फिगर में देखिए आधार क्या है यल है, और कड़ क्या है √r² प्लस L² है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या था कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो आधार क्या यल हो जाएगा बटे कड़ क्या हो जाएगा √r² प्लस L²। ठीक है, यही लिखेंगे हम, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कड़, तो आधार कितना है यल है और कड़ कितना है √r² प्लस L², यही वैल्यू हम रखेंगे वहाँ पे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यल अपान √r² प्लस L² है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हम यहीं पर रख देंगे।
इसी में। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल वर्ग, ठीक है, इंटू 2। और देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यही है, तो 2l अपान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू हमने रखी, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए, और इक्वल क्या हो जाएगा, और आप देखिए आगे, ये देखिए वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट को जब हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, का 1/2 हो जाएगा, ठीक। ये अंडर रूट हटाने के लिए किया जाता है, 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे भी एक किसी की इसकी घात छुपी रहती है, यहाँ पे एक रहता है, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे 2l, ठीक है, अपान क्या कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे घात एक है ही, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा 2ql, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का वर्ग हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 + 1/2 करेंगे, तो जब इसका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो और आगे बताते हैं, और देखिए वी नो दैट, ठीक है, चूँकि वी नो दैट हम जानते हैं कि 2ql इक्वल टू होता है p, ठीक है, इसके इक्वल क्या होता है p। तो देखिए 2ql के स्थान पे हम p लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं जो आर है ये क्या है, जो है एल से बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये जो आर है, आर ग्रेटर देन एल है, ठीक है, आर क्या है, एल से बड़ा है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा p अपान आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। तो ये देखिए वर्ग से एक वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखिए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, p अपान आर की क्यूब हो जाएगा, ठीक है, आर क्यूब हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये डेरिवेशन सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये डेरिवेशन है जो निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, यही डेरिवेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप ध्यान से देखिए, हमने अच्छे से बताया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये बार बार पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।